अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है। अच्छा है कि दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, मगर उस कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दें। मतलब कि ये अच्छा रहता है कि आप दिल से सिर्फ बात नहीं करें, जब दिल से भी बात कर रहे हो तो अक्ल यानी दिमाग आपको एक गाइडेंस के रूप में आपके साथ रहे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, कभी कभी दिल को तन्हा भी अकेले भी छोड़ देना चाहिए, यानी आप सिर्फ दिल की बात करो। अच्छा है कि साथ रहे, दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, मगर कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दें। सचिन पायलट की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट के साथ दिक्कत यह है कि वो दिल से काम लेते हैं। चूंकि वो वर्गो हैं, 7 सितंबर उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाई। 4 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। 2 महीने पहले कभी उनसे बात हो रही थी, 1 to 1 मुलाकात हुई थी मेरी, तो यही बात हो रही थी कि वर्गो जो होते हैं वो दिल से काम लेते हैं, दिमाग से काम उतना नहीं लेते। यानी दिल हावी रहता है, नफा नुकसान की चिंता नहीं करते, मुंह फट होते हैं, जो दिल में होता है बोल देते हैं, दिल के भाव चेहरे पर नजर आने लगते हैं। तो इस तरह के हैं सचिन पायलट। लेकिन अब क्या सचिन पायलट बदल रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्त बदला है तो सचिन पायलट भी बदल गए हैं वक्त के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट वक्त को अपने हिसाब के साथ बदलना चाहते हैं, इसलिए वो बदल रहे हैं एक नीति रणनीति के तहत। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8, 10, 12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बात हो रही है सचिन पायलट की। जब भी मैं सचिन पायलट को देखता हूं तो मैं 20-21 साल पहले चला जाता हूं। 25-26 साल उनकी उम्र रही होगी, नई नए राजनीति में आए थे। मैं उस समय राजस्थान में आज तक का ब्यूरो चीफ हुआ करता था, और जयपुर में जो सर्किट हाउस के अंदर का लॉन है वहाँ हम दोनों ने बात की थी। सबसे पहले इंटरव्यू मैंने ही सचिन पायलट का किया था, और तब 1-2 बातें हुई थी। गुर्जरों के नेता राजेश पायलट, उनके पिता, किसान नेता, तमाम चीजें हुई थी। लेकिन सचिन पायलट दुबले पतले, लंबे से, छरछरे से, और थोड़े शर्माते सकुचाते से, थोड़े घबराए हुए भी पहली बार इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन अब वो परिपक्व हो चुके हैं, समझदारी भरी बातें करते हैं, लेकिन दिल से ज़्यादा काम लेते हैं। 21 साल पहले भी मैंने यही चीज़ देखी थी, और अभी भी मैं वही देख रहा हूँ कि दिल का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा हो रहा है। और आज जब इतनी चतुर, चालाक और आक्रामक राजनीति हो गई है, तो इसमें क्या वो मिसफिट हैं, या फिर पत्ते सही नहीं फेंक पा रहे, या और शाह और मात के खेल में पिछड़ रहे हैं, या उनके सामने प्रतिद्वंदी इतना बड़ा कद का है, जिसका सियासी कद बड़ा है, जिसका रुतबा बड़ा है, जिसका अनुभव बड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो मात खा जाते हैं, या चुनौती देनी ही नहीं चाहिए थी। तमाम बातें हैं। 2 चीज़ें कही जा रही हैं कि वो चुप हो गए हैं, तेवर ढीले पड़ गए हैं, हल्के पड़ गए हैं। लेकिन हर बार लड़ाई तलवार निकाल कर लड़ी जाए ज़रूरी नहीं। हर बार दुश्मन के खेमे में घुसकर सीधे सीधे ललकारा जाए ज़रूरी नहीं। कई बार पीछे हटना पड़ता है, नए सिरे से नीति रणनीति बनानी पड़ती है। तो सचिन पायलट भी उसी हिसाब से राजनीति को ढाल रहे हैं, या मौजूदा राजनीति के अनुसार खुद को ढलवा रहे हैं। दोनों ही चीज़ है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो राजनीति अलग तरह की होती है, जब आप सत्ता में होते हैं तो राजनीति अलग तरह की होती है, जब आप सत्ता में प्रमुख पद पर होते हैं तो राजनीति अलग तरह की होती है, जब चुनाव पास आते हैं तो राजनीति बिल्कुल बदल जाती है। ये बात सचिन पायलट अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे से सीख रहे हैं, या कहा जाए कि काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, इसीलिए उनके तेवर में थोड़ी सी सुस्ती दिखाई देती है। ये सब नीति रणनीति का हिस्सा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वसुंधरा हो चाहे अशोक गहलोत हो, वो पार्टी के लिए तो काम करते रहे, लेकिन पार्टी के साथ साथ काम करने के अपने समर्थकों का दायरा, अपनी खुद की राजनीति का, अपने वजूद का विस्तार करते रहे। अपने अपने लोगों का थोड़ा सा विश्वास और ज़्यादा मिले, उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़े,
ये काम करते रहे जो काम सचिन पायलट शायद नहीं कर पाए, और अब वो उसी तरह काम कर रहे हैं कि अपने समर्थकों के लिए राजनीति कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको पार्टी के लिए राजनीति करनी पड़े, आप खुद के लिए राजनीति करें। बहुत बार समर्थकों के लिए राजनीति करनी पड़ती है, समर्थकों के हिसाब से राजनीति करनी पड़ती है, समर्थकों के हित अहित देखकर राजनीति करनी पड़ती है। आखिर ये समर्थक ही काम आते हैं, और आपके जितने ज़्यादा समर्थक होंगे पार्टी के भी उतने ही ज़्यादा समर्थक होंगे, यानी पार्टी को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो इनडायरेक्ट रूप में आप अपने समर्थकों के हित में राजनीति करके परोक्ष रूप से अपनी पार्टी को ही फायदा दिला रहे होते हैं, और बदले में जब एक बड़ा पद मिलने की संभावना जगती है तो आपके लिए संभावनाएं जाग जाती हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, फर्स्ट पास्ट द पोल है। जिसके पास ज़्यादा लोग उसके साथ नेचुरली पद भी जुड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं कह रहा हूं। आखिर जब जब विधायक दल की बैठक होती है तब तब अशोक गहलोत के पक्ष में 80% विधायक क्यों चले आते हैं? जब जब बीजेपी में विधायक दल की बैठक होती है तब वसुंधरा राजे के साथ 70-80% लोग क्यों चले आते हैं? कुछ तो वजह होगी। 5 साल आप भी तो मदद करते रहे होंगे कि समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले, समर्थकों को उनकी मनपसंद सीट से टिकट मिले, समर्थकों के बीच जाकर वो ज़्यादा चुनाव प्रचार प्रसार करें, समर्थकों को थोड़ा सुविधाएं ज़्यादा मिल जाए, पैसा ज़्यादा मिल जाए, समर्थकों के यहाँ स्टार प्रचारक ज़्यादा संख्या में पहुँच जाएं बड़ी सभा बड़ी रैली करने के लिए, यानी माहौल बनाने का काम। तो इसलिए भी सचिन पायलट ने अपने वो तेवर बदले हैं, इसको इस अंदाज में भी समझा जाना चाहिए। मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, मेरा ये वीडियो सचिन पायलट की स्तुति गान के लिए नहीं है, ना ही सचिन पायलट की कोई आलोचना करने के लिए है। जन्मदिन का है मौका, इस अवसर पर सचिन पायलट की राजनीति को और सचिन पायलट के बहाने एक युवा नेता की राजनीति को समझने की कोशिश मैं कर रहा हूं, और आपके पास आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर एक वजह, एक तार्किक वजह ये नजर आती है, क्योंकि अब जब कांग्रेस में भी पैठ बनी है, जब एक तरह से सम्मानजनक तरीके से घर वापसी हुई है, जब आला कमान ने भरोसा जताया है, जब आला कमान के कहने पर सचिन पायलट ने बयानबाजी पर रोक लगाई है, तो उसका कोई फल मिलेगा, और वो फल अकेले उनकी जेब में नहीं जाएगा, समर्थकों के बीच बटेगा। एक चीज़ ये तय हो जानी चाहिए। दूसरा, आला कमान के साथ वो रिश्ते अब खराब नहीं करना चाहते। उनको पता है कि अगर आपको जयपुर में लड़ना है तो दिल्ली का साथ चाहिए, दिल्ली की बैकिंग चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये काम दूसरे नेता भी करते रहे हैं। अभी जैसे वसुंधरा जयपुर में लड़ रही हैं और दिल्ली की बैकिंग नहीं है, तो तमाम अनुभव, तमाम एक्सपीरियंस, तमाम अस्त्र शस्त्र, सियासी अस्त्र शस्त्र, तमाम तरकश में तीर होने के बावजूद वो कहीं कहीं बीच बीच में बैकफुट पर नज़र आती हैं, फिर अब मौके का इंतज़ार करती हैं और फिर एक वार करती हैं, एक बयान देती है, एक यात्रा करती है, एक भक्ति प्रदर्शन करती हैं, एक देवी देवताओं के मंदिर जाती है और खोई हुई ज़मीन को वापस खींच लाती हैं। यही चीज़ हम अशोक गहलोत के साथ भी देख रहे हैं, और इसी चीज़ को शायद सचिन पायलट भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इस समय जब आचार संहिता लागू होने में शायद 1 महीना का समय भी नहीं बचा है कि उन मुद्दों को फिर से दोहराया जाए जिन मुद्दों को लेकर पहले वो बोलते रहे हैं, और खुद का राजनीतिक करियर भी वो दांव पर लगाते रहे हैं। अब आगे देखना है, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को टिकट मिल जाए, ऐसी सीटों से ज़्यादा टिकट मिल जाए जहां पर जीत की संभावना ज़्यादा है। स्टार प्रचारक के रूप में बड़े नेता वहां पर प्रचार प्रसार करने चले जाएं, खुद वो चले जाएं, और अपने वजूद को और ज़्यादा विस्तार करने का मौका मिल जाए। यही सचिन पायलट शायद चाहते हैं। एक और चीज़ है जो सचिन पायलट के समर्थकों को बड़ा अखरती है, और चूंकि ये सचिन पायलट के समर्थकों को अखरती है, इसलिए अशोक गहलोत तंज करने से में कंजूसी नहीं करते। वो बार बार ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे सचिन पायलट गुर्जरों के नेता हैं, और गुर्जर जो वोटर हैं या सचिन पायलट का गुर्जर समर्थक है नाराज हो जाता है, नहीं 36 कौम के हैं, 36 कौम के हैं। मैं एक चीज कहता हूं भाई, आपको अपनी जाति का तो नेता होना ही पड़ेगा। अब
जाति एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। जाति के आधार पर सभी पार्टियां टिकट बांटती हैं। ओबीसी जनगणना को लेकर नए सिरे से बहस चल रही है। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातीय ओबीसी जनगणना की बात हो रही है। राजस्थान में ओबीसी मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी मुख्यमंत्री है, सचिन पायलट खुद ओबीसी हैं। तो पहले आपको अपनी जाति के नेता के रूप में तो स्थापित करना ही पड़ेगा। इसमें गलत क्या है? इससे लोग इतना चिढ़ से क्यों जाते हैं? गुर्जर वोट बैंक जो उनका है, तो गलत क्या है इसमें? उसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो सिर्फ गुर्जरों के नेता हैं, और वो सिर्फ गुर्जरों के नेता हैं ये सर्टिफिकेट की जरूरत भी उनको अशोक गहलोत से नहीं है, या किसी दूसरे कांग्रेस के नेता या बीजेपी के नेता से नहीं है। आखिर मायावती की राजनीति देखिए, कांशीराम की राजनीति देखिए, पहले कहां से शुरू हुए? पहले जाटव वोट बैंक ही तो था। उसके बाद जाटव वोट बैंक का विस्तार दलित वोट बैंक के रूप में हुआ। फिर थोड़ी सी राजनीतिक जमीन मिली तो फिर नारे बदल गए। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी भागता चला, कुछ इस तरह के हो गए। तो उन्होंने विस्तार किया अपनी राजनीति का। बहुजन समाज, सर्वजन समाज, तो विस्तार किया। अब राजस्थान के संदर्भ में देखें, 200 विधानसभा सीट हैं, 9% के आसपास, 10% गुर्जर माने जाते हैं। पिछली बार शायद 9 सीटें मिली थी, वैसे 10, 11, 12 सीटें मिलती रही हैं, और इतनी ही सीटों पर और ज़्यादा निर्णायक असर है। तो करीब करीब 2 दर्जन सीटें आप मान लीजिए। अब कांग्रेस को जीतने के लिए 100 सीटें चाहिए, 101 सीटें। पिछली 2 बार से यही आंकड़ा 99, 100 का ही रहा है। तो ऐसे में अगर सचिन पायलट मान लिया जाए कि गुर्जरों के नेता हैं और 100% गुर्जर वोट बैंक उनकी जेब में है, तो वो कांग्रेस की झोली में विधानसभा की 20 सीटें डालने में सक्षम है, और लोकसभा की 25 में से कम आधा दर्जन सीटें डालने में सक्षम है। तो क्या ये एक बड़ी कामयाबी नहीं है? इसका विस्तार युवाओं के बीच में, इसका विस्तार महिलाओं के बीच में, इसका विस्तार बेरोजगारों के बीच में, इसका विस्तार किसानों के बीच में। साथ में किसान नेता राजेश पायलट, उनके पिता की लीगेसी उनके साथ चलती है, इसमें विस्तार करते हैं। और ये 2 दर्जन बढ़कर अगर 3 दर्जन, 3.5 दर्जन हो जाता है, यानी 40 सीटें, 45 सीटें, यानी 200 में से 40 सीटों का मतलब हर 5वीं सीट एक बहुत बड़ी कामयाबी इस रूप में हो सकती है। आखिर कितने नेता हैं राजस्थान में? अशोक गहलोत को छोड़ दिया जाए, वसुंधरा राजे को छोड़ दिया जाए, तो कितने नेता हैं जो अपनी जाति में भी उतना निर्णायक असर रखते हैं जितना असर कम से कम गुर्जरों में सचिन पायलट रखते हैं? कितने जाट नेता हैं, कितने राजपूत नेता हैं, कितने ब्राह्मण नेता हैं, कितने मीणा नेता हैं? किरोड़ी लाल मीणा एक इसके अपवाद हैं, और बहुत बड़े अपवाद हैं। लेकिन इतने बड़े मीणाओं के में नेता, इतने जनसंघर्ष करने वाले नेता होने के बावजूद मीणा वोट मोटे तौर पर कांग्रेस को मिलता रहा है, और किरोड़ी लाल मीणा की उपस्थिति के बावजूद मिलता रहा है। हालांकि किरोड़ी अपने हिस्से का वोट उसमें से लेते रहे हैं, बीजेपी को ठीक ठाक सीटें जिताते रहे हैं, लेकिन पूरा वोट अपने तरफ ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। तो ये समझना चाहिए कि सीमा भी होती है, हदें भी होती हैं। हर आपका जो पॉलिटिकल कार्यक्षेत्र है वो एक कार्यक्षेत्र होता है, फिर साथ साथ एक कैचमेंट एरिया होता है। जैसे नदी का कैचमेंट एरिया होता है कि जब बाढ़ आती है या पानी बहुत ज़्यादा बरसता है तो नदी फैलती है, विस्तार लेती है, तो वो उसका कैचमेंट एरिया होता है, और उस कैचमेंट एरिया से नदी को ही फायदा होता है। तो राजनीति में भी इस तरह अपना एक खुद का एक आधार है, बेस वोट जिसे कहते हैं। फिर बेस वोट से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बेस वोट नहीं होगा तो ऊपर इमारत कैसे बनाएंगे? बेस वोट जो आपका है वो नींव है, नींव के बाद इमारत बनानी है। सचिन पायलट नींव पुख्ता कर चुके हैं, और नींव के बाद इमारत बनाने का सिलसिला भी मेरे ख्याल से शुरू हुआ है। वो किस हद तक इमारत बन पाएगी, कितनी बनी है, कितनी खिड़की, दरवाजे, रोशनदानों की और जरूरत है, छत कब पड़ेगी, किस मंजिल की छत पड़ चुकी है, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता, इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन सिलसिला जारी है कुल मिलाकर। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और ये रिश्ता फिर एक बार मैं आपको दोहरा दूं, राजस्थान तक से नया नया शुरू हुआ है। बना रहे ये, और आपका स्नेह मिलता रहे, आपकी आलोचना मुझ तक पहुंचती रहे,
इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। शुक्रिया।